सुप्रीम कोर्ट से बंगाल पर बड़ा फैसला, ममता बनर्जी को लगा तगड़ा झटका। एसआईआर प्रक्रिया में 2 करोड़ वोट कटना तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि लॉजिकल डिस्क्रिप्शंस के तहत 1 करोड़ 36 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। वो दावे और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तारीख के 10 दिन बाद तक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि वोटर अपने नजदीकी इलेक्टोरल ऑफिस या ग्राम पंचायत में सबूत पेश कर सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि पिता पुत्र की आयु में 15 साल से कम अंतर और संदिग्ध डेटा के सत्यापन के लिए नोटिस जरूरी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन वोटरों के नाम हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं उनकी अलग लिस्ट रिलीज की जाए, जैसा कि बिहार एसआईआर के दौरान किया गया था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कोर्ट का सख्त रुख। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 8 अहम निर्देश दिए हैं कि वो लॉजिकल गड़बड़ियों वाली लिस्ट में शामिल नामों की ट्रांसपेरेंसी तरीके से जांच करें, ताकि आम लोगों को परेशानी और तनाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से उन 12.5 मिलियन लोगों को राहत मिली है जिन्होंने नोटिस भेजे थे। इन नोटिस में माता पिता के नाम में गड़बड़ी, उम्र में कम अंतर और बच्चों की ज्यादा संख्या जैसी बातों का जिक्र है। इलेक्शन कमीशन लिस्ट पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उन सभी लोगों की लिस्ट पब्लिश करने का आदेश दिया जिन्हें लॉजिकल गड़बड़ियों के नाम पर नोटिस भेजे गए थे। ये लिस्ट पंचायत और ब्लॉक ऑफिस में दिखाई जाएगी। जिन लोगों को नोटिस मिले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्शन खुद जाकर या अपने रिप्रेजेंटेटिव बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए के जरिए जमा कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को साइन किया हुआ है या अंगूठे के शाइन वाला लेटर देना होगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान लोगों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े, इसके लिए डॉक्यूमेंट जमा करने का सेंटर पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिस में होगा। अगर अधिकारी डॉक्यूमेंट से खुश नहीं है तो व्यक्ति की सुनवाई होगी जिसमें उनका प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है। इसके अलावा जब अधिकारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे या सुनवाई करेंगे तो वो एक रसीद देंगे। इसके अलावा राज्य सरकार को चुनाव आयोग को यहां पर पर्याप्त स्टाफ भी देना होगा। डीजीपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। अपनी टिप्पणियों में सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों पर भारी दबाव और दबाव का जिक्र किया। 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि गांगुली और दत्ता जैसे नामों की स्पेलिंग अलग अलग है, जिसकी वजह से लोगों को नोटिस भेजे गए। उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में माता पिता और बच्चों की उम्र का अंतर 15 साल से कम होने पर भी नोटिस भेजे गए हैं। जस्टिस जय माल्या बागची ने कहा, 15 साल उम्र का अंतर कैसे लॉजिकल गलती हो सकती है? हमारे देश में शादियां कम उम्र में हो जाती हैं। बंगाल में चुनाव आयोग का अनोखा कारनामा। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में इलेक्टोरल रोलर की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिम बंगाल से सामने आए ताजा आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया। चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि राज्य की वोटर लिस्ट में ऐसी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियां, गड़बड़ियां मिली हैं जो सामान्य जीवन में या मानवीय समझ से परे हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके बताया कि आसनसोल जिले के ही बाराबनी और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 283 में एक ही व्यक्ति को 389 वोटर्स का पिता बताया गया है। इसी तरह हावड़ा जिले के बाली निर्वाचन क्षेत्र संख्या 169 में एक अन्य व्यक्ति को 310 वोटरों का पिता बताया गया है। आयोग ने बेंच को बताया कि ऐसे 7 मामले हैं जहां एक शख्स 100 से ज्यादा वोटरों का अभिभावक बना हुआ है। इसी ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया? चुनाव आयोग की तरफ से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच को बताया कि ये आंकड़े लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी में आते हैं। आयोग ने साफ किया कि वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए इन वोटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब ये जिम्मेदारी वोटरों की है कि वो सही दस्तावेज पेश करके अपने माता पिता के नाम का सुधार करवाएं। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का अर्थ है डेटा में ऐसी कमियां जो तर्कसंगत रूप से संभव नहीं है। आयोग ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 4 मुख्य आधार बताए हैं। नंबर 1, अगर वोटर और उसके पिता की आयु में अंतर 15 वर्ष से कम है या 50 वर्ष से ज्यादा है। नंबर 2, अगर वोटर और उसके दादा दादी की आयु में अंतर 40 साल से कम है। नंबर 3,
अक्टूबर 2025 की वोटर लिस्ट का डेटा 2002 की एसआईआर सूची से मेल ना खाना। नंबर 4, एक ही व्यक्ति के नाम पर दर्जनों या सैकड़ों वोटरों का लिंक होना। अब चुनाव आयोग ने अपनी बात को पुख्ता करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 का डेटा पेश किया। इसके मुताबिक भारत में औसत परिवार का आकार 4.4 है, जिसका मतलब है एक परिवार में औसतन 2 से 3 बच्चे होते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मामलों में यह संख्या 50 से लेकर 389 तक पहुंच गई, जो फर्जी डेटा या फ्रंडुलेट मैपिंग की ओर इशारा करता है। पश्चिम बंगाल में 2002 की स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एसआईआर और मौजूदा वोटर लिस्ट के बीच के अंतर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बड़ी संख्या में फेक वोटर्स को लिस्ट में शामिल किया गया। कोर्ट ने आयोग से इन गड़बड़ियों को दूर करने की प्रक्रिया पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए महासंग्राम छिड़ा है, जहां ममता बनर्जी 2011 से सत्ता पर काबिज है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी। ममता बनर्जी के लिए चुनाव अपनी सत्ता के बचाव और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चुनौती है। वहीं बीजेपी यहां हर हाल में जीत के लिए बेताब है। कांग्रेस और वाम दलों के लिए चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि उनका वोट शेयर लगातार भाजपा और टीएमसी की तरफ खिसक रहा है। सड़क वही है, भीड़ वही है और नारे भी वही हैं, लेकिन इस बार कहानी अलग है। जिस पर ममता बनर्जी की पहचान सड़क पर उतरकर सत्ता को चुनौती देने की रही है, आज वही ममता बनर्जी सवालों के घेरे में खुद खड़ी नजर आ रही हैं। जिस स्ट्रीट पॉलिटिक्स ने उन्हें ताकत दी, वही अब अदालत की दहलीज तक भी पहुंच गई हैं। आईपैक पर रेड और ईडी के आरोप हों या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में करवट बदलती एक बड़ी लड़ाई है। पूरा विवाद कोलकाता में आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिस पर ईडी की रेड से जुड़ा है। ईडी का साफ कहना है कि यह छापा कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में मारा गया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ईडी ने जानबूझकर पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े निजी दस्तावेज और डेटा लेने की कोशिश की। यानी एक तरफ तो ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर घमासान छिड़े हुई हैं, तो दूसरी तरफ लीगल बैटल में फंसी यानी केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर भी आ चुके हैं, जिसमें ईडी सीबीआई भी उनके कई घोटालों का काला चिट्ठा खोल रही है। लेकिन कुल मिलाकर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसमें कई अहम दस्तावेज और कई अहम बातें जो हैं वो इसे खास बनाती है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस वक्त कहा था कि ये बंगाल है, बिहार नहीं। यानी वो शुरुआत से ही इस पूरे मामले को लेकर केंद्र को चुनौती देती नजर आई, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देती नजर आई और खुद सुप्रीम कोर्ट में एज ए विक्टिम भी वो पेश हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही है और लगातार मामले साफ हो रहे हैं, तो उससे ममता बनर्जी की बेचैनी और टेंशन कई गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी बंगाल चुनाव 2026 कई मायनों में खास और रोमांचक होने वाला है। ममता बनर्जी जितना ज्यादा हाथ पैर मार रही हैं, वो उतना ही अपने बनाए हुए दलदल में धंसती जा रही हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फेक वोटर्स को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद सभी घुसपैठिए बंगाल भागने की फिराक में हैं। जब पहली एसआईआर की लिस्ट जारी की गई थी, उसी दौरान 56 लाख से ज्यादा नाम काटे गए थे और साफ था कि इस पूरी प्रक्रिया में उसी वक्त से आकलन लगाया जा रहा था कि बंगाल में यह संख्या करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन अब एसआईआर में चुनाव आयोग को जो निर्देश दिए गए हैं और जो पारदर्शिता की बात की गई है, उसके बाद फेक वोटर्स की शामत आने वाली है। यानी बंगाल से अब सारे घुसपैठिए फर्जी वोटर भागने की जुगत लगा रहे हैं। इससे पहले भी लंबी लंबी लाइनें बॉर्डर पर देखी गई थी और पूरी जो कानून व्यवस्था है वो पूरी चौपट नजर आ रही थी। लेकिन अब बंगाल डीजीपी को साफ निर्देश दिया गया है और बताया गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना अब उनका काम है, बीएलओ की सुरक्षा भी उनका दायित्व है और यहां पर ज्यादा स्टाफ मुहैया कराना भी ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है, जिससे ममता बनर्जी और ज्यादा फंसती हुई नजर आ रही है। इससे उन्हें आर्थिक चोट का भी सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ टीएमसी पर भी अंकुश लगाने के निर्देश कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। तो ममता बनर्जी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की ये लड़ाई जो है वो फिलहाल तो ममता बनर्जी हारती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं, जो रह रहकर बार बार एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वो भी अब सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि जो जो आपत्तियां और जो गड़बड़ियों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसमें सबसे पहले नाम टीएमसी का ही आता है। पिछले दशक से ममता जो है, या कहें कि बंगाल की सत्ता पर ममता बनर्जी काबिज है। ऐसे में सबसे ज्यादा फोड़ अगर किसी का नजर आता है तो वो खुद ममता बनर्जी है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से कानून व्यवस्था के
साथ खिलवाड़ कर रही हैं और फर्जी वोटरों को बचाने की जुगत लगा रही हैं, बड़े बड़े वकील कोर्ट में उतार रही हैं, उससे भी वो सवालों के घेरे में आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल में जो एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है और अब उन्होंने फेक हिंदुत्व का भी एक मुद्दा उठा दिया है कि बंगाल में वो कहीं कह रही हैं मंदिर में जा रही हैं, जय बांग्ला का जिक्र कर रही हैं, हिंदी भाषियों और बंगाली भाषियों के बीच अंतर खाई को बढ़ा रही हैं, उससे भी उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। यानी कोर्ट से ग्राउंड तक ममता बनर्जी पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख आने का ऐलान होने वाला है और चुनाव आयोग बंगाल को लेकर जो तैयारी कर रहा है उससे सबसे ज्यादा मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी चीफ ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।